आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसको मतलब किसी भी एक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे हर एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को बाइफरकेट करके पढ़ा जाता है जनरली। तो हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सारे चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सेकेंड चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। चैप्टर 3 है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। चैप्टर 4 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 5 है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चैप्टर 6 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चैप्टर 7 है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जो चैप्टर है चैप्टर 8 एडॉप्शन। फिर चैप्टर 9 आता है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर इसके बाद चैप्टर 10 है वो मिसलेनियस है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहले तो ये बता देता हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये एक्ट किस लिए है। ये एक्ट एक्चुअली में ऐसे जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल का मतलब समझिए जैसे चिल्ड्रन, ऐसा एक्ट जो जस्टिस दिलाता है जुवेनाइल्स को, उनके रेफरेंस में है। ठीक है, इसमें दो तरह के चिल्ड्रंस की बात की गई है। पहले जो है जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं। सेकंड ऐसे चाइल्ड जो चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो दो बात ध्यान रखिए आप। तो जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, ये इनके लिए सेपरेट एक जो प्रोविज़न है, जो क्या कहते हैं कमेटी डील करती है या बोर्ड डील करता है, उसके लिए बना हुआ है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जो अदर है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, इनके लिए बनी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम लोग प्रियम्बल देख लेते हैं। एक्ट नंबर 2 है 2016 का, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। एक्ट नंबर 2 2016 देखते हैं पहले। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to children alleged and found to be in conflict with law। मतलब ऐसे चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, जो एलिज यानी जिन पे एलिगेशन लगा हुआ है, एंड फाउंड और जो पाए गए हैं, एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बाय कैटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट एंड सोशल रीइंटीग्रेशन बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एडजुडिकेशन। ठीक है, यानी इस तरीके के बच्चों की बात करता है जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, एलिज्ड और फाउंड हैं, और दूसरे चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन। तो हमने देखिए लिखा हुआ चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, एडॉप्शन। यानी यह 3 तरह की चीज़ों की बात करता है। एडॉप्शन थर्ड है, सेकेंड था चिल्ड्रन इन नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, इसके लिए CWC बना हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज के लिए बना हुआ है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, अब इसके आगे आप ये ध्यान रखिएगा आप कि वेयर एज द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, क्लॉज E and F of article 39, article 45 and article 47 on the state to ensure that all the needs of children are met and that their basic human rights are fully protected।
यानी ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 है, 39, 45, 47 को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एक्ट बना सकती, उस रेफरेंस में बनाया गया। The Government of India has acceded on the 11th December 1992 to the Convention on the Rights of Child adopted by the General Assembly of United Nations, which has prescribed a set of standards to be adhered to by all state parties in securing the best interest of the child. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 1992 को जो कन्वेंशन हुआ था ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड अडॉप्ट किया है, जो अडॉप्ट कराया गया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उस पे इस एक्ट को बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे आप आ जाते हैं चैप्टर 1 पे, प्रिलिमिनरी पे। हम जानते हैं वही सेक्शन 1 वही होता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये अब हर जगह लगता है, होल ऑफ इंडिया। इसका जो कमेंसमेंट है वो 15 जनवरी 2016 से है। और सब सेक्शन 4 क्या बताता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज। ठीक है, दो तरह के जो बच्चे हैं उन पे ये लगेगा। सब क्लॉज 1 बोलता है सबसेक्शन 1 का एप्रीहेंशन, सबसेक्शन 4 का सब क्लॉज 1 बोलता है एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज। सब क्लॉज 2 बोलता है प्रोसीजर एंड डिसीजन और ऑर्डर रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन, अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। देखिए दो बात बोल रहा है, सब क्लॉज 1 में बोल रहा है ऐसे चाइल्ड जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं उनके एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट, रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन का इसमें काम दिया गया। और ऐसे चाइल्ड जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड उनका प्रोसीजर क्या है, एंड डिसीजन एंड ऑर्डर्स रिलेटिंग टू उनका रिहैबिलिटेशन, उनका एडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रेस्टोरेशन, उनसे रिलेटेड इसमें सारे जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसेक्शन 1 जो डेफिनेशन है अबेंडेंट चाइल्ड। अबेंडेंट चाइल्ड का मतलब क्या है, मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। मतलब abandoned child ऐसे child को बोलेंगे, ऐसा child जिसको desert कर दिया गया हो किसके द्वारा, by his biological और adoptive parents, यानी adoptive parents द्वारा, biological parents के द्वारा, और guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। मतलब ऐसा चाइल्ड जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा, एडॉप्टिव पेरेंट्स द्वारा, गार्जियंस द्वारा और आफ्टर कमेटी की जो इंक्वायरी होगी उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया हो कि ये अबेंडेंड है, वो अबेंडेंड चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 किसके बारे में बताता है, अडॉप्शन। सबसेक्शन 2 डेफिनेशन का है, वो अडॉप्शन से रिलेटेड बताता है। मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the biological child। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, बता रहा है ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विच द अडॉप्टिव चाइल्ड इज़ परमानेंटली सेपरेटेड, जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो पूरी तरीके से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो गया है, पूरी तरीके से उसकी सारी राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के रेफरेंस में ख़त्म हो गई हैं। लेकिन एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज एडॉप्टिव पेरेंट्स, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां जो राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स में मर्ज हो गई हैं।
ठीक है, ये कहलाता है अडॉप्शन। सबसेक्शन 2 अडॉप्शन डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद जो डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ना नहीं, आपको ओमिट कर दिया गया है, पहले सबसेक्शन 4 में हुआ करता था, अब सबसेक्शन 4 जो है उसको ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आफ्टर केयर पूछा जाता है कभी कभार, देख लेते हैं। सबसेक्शन 5 है, आफ्टर केयर मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू द पर्सन्स हु हैव completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society। यहाँ पे क्या बता रहा है, आफ्टर केयर का मतलब होता है मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन्स हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब ऐसा चाइल्ड जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज होगा, CCL जिसको बोलते हैं, और जो नीड ऑफ केयर से रिलेटेड होगा, उसका जब वो 18 साल की जो एज है उसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, लेकिन बट हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी 21 ईयर्स से और 18 ईयर्स के बीच में जो चाइल्ड होंगे, मतलब उनके बारे में बता रहा है कि आफ्टर केयर क्या है, उनके सपोर्ट के लिए उनको फाइनेंशियल और अदरवाइज उससे रिलेटेड जो है, एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जाने के लिए जो 18 ईयर्स और 21 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं, उनके फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट के लिए जो कहा जाता है वो सबसेक्शन 5 में आफ्टर केयर उसे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 8 है बेगिंग। बेगिंग मीन्स, बेगिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BNS में भी दिया हुआ है। BNS में आप देखिएगा सेक्शन 189 का सबसेक्शन 4 है, जहाँ तक है आप देखिएगा, उस वहाँ पे भी परिभाषा दी हुई है, वहाँ पे भी डेफिनेशन दी हुई है इसकी, और वो डेफिनेशन इस डेफिनेशन से ज़्यादा है, बढ़िया। तो यहाँ पे बेगिंग ध्यान रखिएगा आप किस में दिया हुआ है। फिर इसके बाद सबसेक्शन 10 है बोर्ड। बोर्ड मीन्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। फिर इसके बाद सबसेक्शन 12 आ जाता है चाइल्ड। JJ एक्ट में चाइल्ड और जुवेनाइल दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। जुवेनाइल की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में, और चाइल्ड की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 12 में। चाइल्ड का मतलब क्या, देखिए, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। अब यहीं पे हम जुवेनाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं। जुवेनाइल की डेफिनेशन 35 में लिखा, जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जुवेनाइल मतलब मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और सबसेक्शन 12 में क्या बोलता है, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी दोनों ही जगह क्या कहते हैं, जो एज है वो 18 साल से कम है, ठीक है। तो चाइल्ड इस रेफरेंस में बोला जा रहा है कि जो चाइल्ड जुवेनाइल भी हो सकता है, लेकिन एक जुवेनाइल चाइल्ड है, लेकिन जुवेनाइल इस रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है, और चाइल्ड उस रेफरेंस में बोला जा रहा है जिस नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के रेफरेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सबसेक्शन 12 में चाइल्ड है, सबसेक्शन 35 में जुवेनाइल है, ठीक है। सबसेक्शन 13 भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें लिखा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL जिसको बोला जाता है नॉर्मली। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ एलेज्ड और फाउंड। ध्यान रखिए, एलेज्ड और फाउंड है, यानी जिस पे एलिगेशन या तो लगे या फिर वो पाया गया है। टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है। कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। मतलब जिस दिन उसने ऑफेंस किया है, कमिट किया है, उस दिन उसकी जो एज थी वो 18 ईयर्स से कम थी, उसने 18 साल पूरा नहीं किया था, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, वो CCL कहलाते हैं। सबसेक्शन 14 में बोल रहा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मीन्स उसका मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सबसेक्शन 14 चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सब क्लॉज 1 हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम।
who is found without any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence. सब क्लॉज वन क्या बोल रहा, हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब कोई रहने की जगह, जिसके पास कोई घर नहीं है, कोई सेटल प्लेस नहीं है रहने का, एंड विदाउट एनी ऑस्टेंशिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कोई गुजारा करने की जगह नहीं है, उसके लिए रेफरेंस में बोला गया। सब क्लॉज टू क्या बोलता है, हु इज़ फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट, यानी ऐसा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में वैसे लोग भी आएंगे जो भीख मांग रहे हैं, फाउंड बेगिंग, ठीक है, और लिविंग ऑन स्ट्रीट, जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया। सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, who resides with a person whether a guardian of the child or not and such person, clause A, has injured, exploited, abused or neglected the child or has violated any other law for the time being in force meant for the protection of child, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, सब क्लॉज सी, हु रिजाइड्स विद अ पर्सन वेदर अ गार्जियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रह रहा है जो उसका गार्जियन हो चाहे ना हो, उसमें क्या, हैज़ इंजर्ड, उसको चोट पहुंचाता है, एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज़ करता है, नेग्लेक्ट करता है चाइल्ड को, और हैज़ वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के बजाय सब कुछ करता है, ठीक है, वो व्यक्ति जिसके साथ में वो चाइल्ड रहता है। सब क्लॉज बी क्या बोलता है, हैज़ थ्रेटेंड टू किल, injure, exploit or abuse the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out, यानी जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ में वो बच्चा रहता है उसको मारने की कोशिश करता है, इंजरी पहुंचाता है, किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन करता है, देयर इज़ अ रीजनेबल लाइवलीहुड, जानता है कि हाँ वो कर सकता है, वो इस तरीके की हरकतें करता है, ठीक है। सब क्लॉज सी क्या बोलते हैं, हैज़ किल्ड, या तो मार ही दिया, हैज़ किल्ड, abused, neglected or exploited some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child is in question being killed, abused, exploited or neglected by that person, जो बच्चा है ऐसे व्यक्ति के साथ में रह रहा था जिसने पहले किसी को मारा हो या इस तरीके की हरकतें उसने करी हो और इस पे भी थ्रेटन हो या लगता है कि ये व्यक्ति इस बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे ही बता रहा है। सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, हु इज़ मेंटली हिल, यानी ऐसा बच्चा जो मेंटली इल है और मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड भी है और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज़, टर्मिनल का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में ऐसी डिजीज़ मतलब अ, होती हो, या इनक्योरेबल या ऐसी डिजीज़ हो जो जिसका कोई क्योर ना हो, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care if found so by the board or the committee, क्या बोल रहा है, who is mentally ill, ऐसा बच्चा जो mentally ill है, mentally physically challenged है, किसी टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, हैविंग नो वन टू सपोर्ट, कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं, और लुक आफ्टर, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर, या अगर उसके पास कोई पेरेंट्स और उसके गार्जियन है तो उसकी केयर ही नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ फाउंड बाय द बोर्ड और कमेटी, बोर्ड और कमेटी को ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो वो बच्चा भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का माना जाएगा, ठीक है। सब सेक्शन 14 ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसके बाद। हाँ, इसी में देखिए और भी हैं, सब क्लॉजेज हैं, ठीक है, सब क्लॉजेज और भी हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ, ठीक है। सब सेक्शन 16 क्या है, सब सेक्शन 16 देख लीजिए। सब सेक्शन 16 जो बता रहा है, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, child legally free for adoption means a child declared as such by the committee after making due inquiry under section 38, ठीक है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसेक्शन 19 चिल्ड्रंस होम means a children's home established or maintained in every district or groups of district by the state government, either by itself or through a voluntary or non-governmental organization, and is registered as such for the purpose specified in section 50. ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब सबसेक्शन 20 क्या बता रहा है? सबसेक्शन 20 बता रहा है चिल्ड्रंस कोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Subsection 20 Children's Court means a court established under the Commission for Protection of Children's Right 2005 or a special court under the POCSO wherever existing, and where such courts have not been designated the Court of Sessions having jurisdiction to try offences under the Act. हम जानते हैं ये जो चिल्ड्रंस कोर्ट है, ये कोर्ट जो है मतलब इस रेफरेंस में बनाई गई है जो ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रंस के द्वारा किए जाते हैं या चिल्ड्रंस के अगेंस्ट होते हैं, उनका जो कॉग्निजेंस लेती है वो स्पेशल कोर्ट है या वो चिल्ड्रंस कोर्ट कहलाती है। जैसे अगर जिस जगह पे पॉक्सो की कोर्ट होगी, पॉक्सो स्पेशल जज होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट टू द एडीजे, मतलब एडीजे कोर्ट जो होती है वो होती है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे पॉक्सो कोर्ट होगी वहाँ पे पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट चिल्ड्रंस कोर्ट मानी जाएगी। अगर नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगी, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन का जुरिसडिक्शन होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसेक्शन 27 पे आते हैं। फिट फैसिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिट फैसिलिटी मीन्स अ फैसिलिटी बीइंग रन बाय द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अ रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन prepared to temporarily own the responsibility of a particular child for a specific purpose, and such facility is recognized as fit for the said purpose by the committee as the case may be, or the board under subsection 1 of section 51। क्या बोल रहा है? फिट फैसिलिटी मीन्स का मतलब होता है मीन्स अ फैसिलिटी बीइंग रन बाय गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके को रन कर रही हो ऐसी फैसिलिटी, और a registered voluntary NGOs prepared to temporarily own the responsibility of a particular child for a specific purpose। मतलब किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो चीज़ें, वो फैसिलिटी इशू कराना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उस रेफरेंस में बोल रहा है। एंड सच फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज फिट फॉर द सेट पर्पस बाय द कमिटी एज द केस मे बी और द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51। यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कुछ ऐसी सर्विसेज को किसी अदर NGOs या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGO उस चीज़ को, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वो फैसिलिटी कहलाएगी फिट फैसिलिटी। फिर इसके बाद सबसेक्शन 28 पे आते हैं। फिट पर्सन क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन प्रिपेयर टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड आफ्टर इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाफ एंड रिकॉग्नाइज्ड as fit for the said purpose by the committee, or as the case may be the board, to receive and take care of the child। ठीक है। सबसेक्शन 28 क्या बोल रहा है? फिट पर्सन क्या होता है? मीन्स एनी पर्सन प्रिपेयर टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी of a child for a specific purpose, and such person is identified after inquiry made in this behalf and recognized as fit for the said purpose by the committee। तो फिट पर्सन वही है, मतलब ऐसे कोई भी पर्सन हो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चाइल्ड की ले रहे हो या बनाया गया हो, आइडेंटिफाई करके, इंक्वायरी करके, किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, जिससे कि उस बच्चे की टेक केयर कर सकें, ठीक है, वो फिट पर्सन कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसेक्शन 29 क्या बोल रहा है? फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर क्या होती है? मतलब मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब उस बच्चे को
जो नीड ऑफ केयर है या CCL वाला चाइल्ड है, बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ अल्टरनेट केयर, मतलब कमिटी द्वारा, यानी वो चाइल्ड कैसा है, नीड ऑफ केयर वाला है, ठीक है। मीन्स प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ अल्टरनेट केयर इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ अ फैमिली, मतलब वो जो बच्चा है जो नीड ऑफ केयर वाला है उसको एक फैमिली का प्यार मिल सके, मतलब कैसा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, और उसकी अल्टरनेट केयर के लिए, ठीक है, उस बच्चे को जहाँ जिस जगह पे भेजा जाता है, ठीक है, वो कहलाती है फॉस्टर केयर। लेकिन क्या है, अदर देन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली, उस बच्चे के घर उसको नहीं भेजना है, ठीक है, किसी और के पास भेजना है, ठीक है। दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड क्वालिफाइड अप्रूव्ड एंड सुपरवाइज बाय फॉर सच केयर, प्रोवाइडिंग सच केयर, मतलब वो कमेटी जो होगी वो देखेगी कि ये जो फैमिली है वो सही है उस बच्चे की परवरिश के लिए, ठीक है, ये बोला गया। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसेक्शन है, सेक्शन 33, सबसेक्शन 33, हीनियस ऑफेंसेस includes the offences for which the minimum punishment under the IPC यानी BNS or any other law for the time being in force is imprisonment for 7 years or more, ठीक है। ये देखिए हीनियस ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस होंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो IPC में दिए हुए हैं और अदर लॉ हैं जिनमें जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है उस ऑफेंस के लिए 7 years है, ठीक है, मिनिमम, यानी 7 years, और 7 years को जितने भी ऊपर, यानी लाइफ डेथ, 7 years से ऊपर जितने भी होंगे उस पनिशमेंट, ऑफेंस की पनिशमेंट, वो ऑफेंसेस कैसे कहलाएंगे, हीनियस ऑफेंसेस कहलाएंगे। यहीं पे बात ध्यान रखिए, हीनियस जो JJ एक्ट में 3 तरह के ऑफेंस हैं, ये हीनियस ऑफेंस हो गया, पेटी ऑफेंस हो गया, और एक हो गया सीरियस ऑफेंस, ठीक है। तो 33 हीनियस ऑफेंस है, इधर हम 45 देखते हैं, सबसेक्शन 45 में पेटी ऑफेंस है, सबसेक्शन 45 अगर देखते हैं, पेटी ऑफेंस इंक्लूड द ऑफेंसेस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, यानी 3 साल तक के जितने भी ऑफेंस मतलब इम्प्रिजनमेंट होगी जिन ऑफेंसेस में, वो पेटी ऑफेंसेस कहलाएंगे। ये सबसेक्शन 45 है। सबसेक्शन 54 अगर देखेंगे तो वो हमारा सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बताता है। सबसेक्शन 54 सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूड्स द ऑफेंसेस फॉर विच द पनिशमेंट अंडर द IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 years। मतलब सीरियस ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होंगे, जो IPC और एनी अदर लॉ में दिए गए हैं और जिनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, जिनका जो पनिशमेंट है वो 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में है, ठीक है, वो सीरियस ऑफेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो हीनियस ऑफेंस हम लोगों ने देख लिया, हीनियस ऑफेंस देख लिया, सीरियस ऑफेंस देख लिया, पेटी ऑफेंस देख लिया, ठीक है। सबसेक्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सबसेक्शन 34 बोला है इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय नॉन रेजिडेंस इंडियन और बाय अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और बाय अ फॉरेनर, ठीक है। इंटर कंट्री अडॉप्शन मतलब मीन्स अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया में मतलब इंडिया से किसी चाइल्ड का अडॉप्शन करना बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI करे या कोई ऐसा पर्सन करे जो इंडियन ओरिजिन का हो या कोई फॉरेनर करे, ठीक है। अडॉप्शन की बात करें, इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। सबसेक्शन 35 हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, जुवेनाइल का मतलब, ठीक है। सबसेक्शन 46 क्या है, प्लेस ऑफ सेफ्टी मीन्स any place or institution not being a police lockup or jail, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि पुलिस लॉकअप नहीं और ना ही जेल है, ठीक है। प्लेस ऑफ सिटी मतलब मीन्स एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप जो जगह ना हो, जेल ना हो, एस्टैब्लिश सेपरेटली और अटैच टू एन ऑब्जर्वेशन होम, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर उन जो जुवेनाइल्स को है उनको रखा जाए उनकी सेफ्टी के लिए, उनको ऑब्जर्वेशन होम हो और स्पेशल होम हो, लेकिन वो पुलिस लॉकअप और जेल नहीं होगा। एज द केस मे बी द पर्सन इन चार्ज ऑफ विच इज़ विलिंग टू रिसीव द टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन एज वर फाउंड,
देखिए कैसे CCL बच्चों की बात हो रही है। बाय एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड और द चिल्ड्रंस कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ऑर्डर दिया हो या चिल्ड्रंस कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो कि उनको रखा जाए उस जगह पे जो ऐसी जगह प्लेस सेफ्टी उनके रहने के लिए, उनको ऑब्जर्व किया जाए कैसा उनका रहन सहन है, उनकी केयर की जाए उस चीज़ के बारे में। बोथ ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ऑनगोइंग रिहैबिलिटेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर कोर्ट या बोर्ड इंक्वायरी किसी तरह की कर रहा है तब भी उस जगह पे रखे जाएंगे। एंड ऑनगोइंग रिहैबिलिटेशन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, अगर रिहैबिलिटेशन होने के बाद में, रिहैबिलिटेट करने के टाइम पे, मतलब उन्हें आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, अगर उन्हें माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया है, फॉर अ पीरियड एंड पर्पस एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, मतलब जब भी जे बोर्ड या चिल्ड्रन कोर्ट ऑर्डर देगी, मानेगी हाँ वो जो CCL बच्चा है उसने कुछ ऑफेंस किया है, तो उसके रहने की जो व्यवस्था होगी वो प्लेस ऑफ सेफ्टी, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम होगा, वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन याद रखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सीरियस ऑफेंस हम लोग से सब सेक्शन 54 तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हाँ। चैप्टर सेकेंड है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सेक्शन 3, जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, मतलब इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे वो इस सेक्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी प्रिंसिपल्स इन सेक्शन 3, टोटल 16 प्रिंसिपल्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये RGS 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये बस ध्यान रखिएगा, मेंस में पूछा जा सकता है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं 16 टोटल, उनका हेडिंग लिख दीजिए तो आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 3 है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन 4 है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है ये बता रहा है। सब सेक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी BNSS, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड मतलब CRPC BNSS में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, उससे लेना देना नहीं है, यानी उसमें जो भी लिखा हो उसके अलावा। ठीक है, ये नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट होगी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वन और मोर जुवेनाइल बोर्ड्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल बोर्ड्स बनाएगी, फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब इस एक्ट में, जे एक्ट में जो भी फंक्शंस या पावर्स दिए हुए हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी। CRPC में क्या लिखा है इससे लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, अब ये कंपोजिशन बता रहा है कि उस बोर्ड में कौन कौन होगा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। Subsection 2, a board shall consist of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो BNSS में है नहीं, तो ध्यान रखिए बोर्ड शैल कंसिस्ट JMFC नॉट बीइंग CMM, यानी ये भी ख़त्म हो गया है BNSS में, तो बोर्ड शैल कंसिस्ट JMFC नॉट बीइंग CJM, मतलब CJM ना हो वो, JMFC होगा सिर्फ, हेयर इन आफ्टर रिफर्ड एज प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे इस एक्ट में उस JMFC को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट माना जाएगा इस JJ बोर्ड का, विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस जो JMFC होगा उसके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन JMFC। ठीक है, वो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट उसे माना जाएगा उस बोर्ड का, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, यानी एक तो ये हो गया बोर्ड में, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। एंड 2 सोशल वर्कर्स, 2 सोशल वर्कर्स होंगे। ठीक है, 2 सोशल वर्कर्स होंगे सिलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ होम एटलीस्ट 1 शैल बी वुमेन, यानी पहला था JMFC, बाकी 2 सोशल वर्कर्स रखे जाएंगे, उन 2 में से एक वुमेन होंगी। ठीक है, फॉर्मिंग अ बेंच और एंड एवरी सच बेंच शैल हैव द पावर्स conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 on a metropolitan magistrate or
एज अ केस में बी द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यानी बता रहा है कि जो बेंच बनेगी, जिस बेंच में 3 लोग होंगे, एक तो JMFC होंगे जिन्हें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, 2 सोशल वर्कर होंगे जिसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन होंगी। उस पूरी बेंच के पास जो पावर होगी, CRPC या BNSS में जो पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी गई हैं, वो सारी पावर उनके पास होंगी। तो JMFC की पावर क्या है, 50,000 तक का पेनाल्टी लगा सकता है और 3 इयर्स की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। ठीक है, ये जो BNSS में दी गई वो पावर पूरी बेंच के पास होगी। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड अनलेस सच पर्सन has been actively involved in health, education, or welfare activities pertaining to children for at least 7 years, or a practicing professional with a degree in child psychology, psychiatry, sociology, और law। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऐसे सोशल वर्कर, जो 2 सोशल वर्कर रखे गए थे, ऐसे सोशल वर्कर को अपॉइंट नहीं करा जाएगा उस बोर्ड में अगर उनके पास वो एक तो एक्टिवली इन्वॉल्व हो किसी प्रोफेशन में। कैसा प्रोफेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पर्टेनिंग टू चिल्ड्रन, उसमें कैरी ऑन कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस को फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, यानी वो 7 सालों से सोशल वर्कर हों। ठीक है, और अब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, या तो कोई ऐसा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो जिसके पास डिग्री हो किस चीज़ में, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, सोशियोलॉजी में और लॉ में। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास उनको बनाया जा सकता है मेंबर, वो सोशल वर्कर बन सकते हैं। इसके अलावा और किसी सोशल वर्कर को उस बेंच का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 4 बोल रहा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि जो ये सब क्लॉजेज 1, 2, 3, 4 में जो दिए हैं, ऐसे पर्सन को बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, यानी ये एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए फिर से देखिए, सबसेक्शन 4, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। मेंबर ऑफ द बोर्ड, ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। देखते हैं सब क्लॉज उनके बोल रहा है, हैज़ एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट। ठीक है, सब क्लॉज टू बोलता है हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस involving moral turpitude and such conviction has not been reserved or has not been granted full pardon in respect of such offense. Sub clause C क्या बोलता है, has been removed or dismissed from service of central government or state government or an undertaking or corporation owned or controlled by the central government or a state government. Sub clause 4 क्या बोल रहा है, has ever indulged in child abuse or employment of child labor or any other violation of human rights or immoral act। क्या बता रहा है, ऐसे पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये नहीं रखे जाएंगे जिन्होंने इस तरीके का कोई भी वर्क किया हो, उन्हें एज अ मेंबर नहीं ट्रीट किया जाएगा, एज अ मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इंडक्शन, ट्रेनिंग and sensitization of all members including principal magistrate of the board। principal magistrate यानी हमारे JMFC जो यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, the state government shall ensure that induction, training and sensitization of all members including principal magistrate of board on care, protection, rehabilitation, legal provision and justice for children as may be prescribed is provided within a period of 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो बेंच बनी है JMFC और बाकी जो 2 और सोशल वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका जब भी अपॉइंटमेंट होगा उससे 60 दिनों के अंदर उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी इस चीज़ को। ठीक है, सब सेक्शन 6 क्या बोला, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन
shall be such as may be prescribed. ठीक है. The term of office of member of board and manner in which such member may resign shall be such as may be prescribed. मतलब बोर्ड का किस तरीके का क्या टर्म होगा ऑफिस का, रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब जिस तरीके से करी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो बताया गया. सब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 7 बोल रहा है द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट. मतलब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़ करके बोर्ड के और जो मेंबर उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और टर्मिनेशन कैसे होगा. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, मतलब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़ करके जो भी अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे उनका टर्मिनेशन कैसे होगा आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट एक इंक्वायरी होल्ड करेगी, उससे पता लगेगा कि उनका टर्मिनेशन बाकी सब कैसे होगा, वो चीज़ बताया. सब क्लॉज 1 बोलता है हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड अंडर दिस एक्ट. अगर किसी तरह के पावर का मिसयूज़ किया जाता है और उनके गिल्टी पाया जाता है तो ये उनका टर्मिनेट किया जा सकता है उन्हें. ठीक है. सब क्लॉज 2 बोलते हैं फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड कंजिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीज़न. ठीक है. इसके बाद पावर का मिसयूज़ किया हो. सेकेंड था सब क्लॉज 2 फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड कंजिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीज़न. मतलब वो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से बिना रीज़न बताए तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो सकता है. थर्ड सब क्लॉज थर्ड फेल्स टू अटेंड मिनिमम, पहले लेस देन 3 था, अब लेस देन था, अब मिनिमम हो गया है 2021 के अमेंडमेंट से. फेल्स टू अटेंड मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग इन द ईयर. सब क्लॉज 4 becomes ineligible under subsection 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज अ मेंबर. सब सेक्शन 4 में जो बताया गया है अगर ऐसा करते हैं अपने टर्म के दौरान तब भी वो इनएलिजिबल पाए जाएंगे. इनएलिजिबिलिटी अगर वो इस तरीके का पाए जाते हैं तो भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा सेक्शन 4 था. अब सेक्शन 4 के बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 है. प्रोसीजर क्या है वो बताया जा रहा है. तो प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड सब सेक्शन 1 द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम. प्रोसीजर क्या रहेगा बोर्ड का, किस तरीके से बोर्ड वर्कआउट करेगा वो बारे में बता रहा है. सब सेक्शन 1 द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम and shall observe such rules in regard to transaction of business at its meetings as may be prescribed and shall ensure that all procedures are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as regular courts. मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम्स एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एज इट्स मीटिंग. जब भी मीटिंग उसकी होल्ड होगी किस तरीके से वर्क करना है, क्या क्या टाइमिंग पे वर्क करना है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी. एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल इंश्योर दैट मतलब जैसा भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा उन्हें उस बोर्ड को उस तरीके से वर्कआउट करेंगे. एंड शैल इंश्योर दैट ऑल प्रोसीजर आर चाइल्ड फ्रेंडली. ये भी इंश्योर करेंगे जो भी प्रोसीजर होगा बोर्ड का वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा. ठीक है. एंड दैट द वेन्यू इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग टू द चाइल्ड एंड डज नॉट रिजेंबल एज रेगुलर कोर्ट. ये भी ध्यान रखेंगे चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होगा और ऐसी जगह जहाँ पर वो बोर्ड वर्कआउट करेगा वो किसी भी तरीके से रेगुलर कोर्ट की तरह नहीं लगना चाहिए. वेन्यू इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग टू चाइल्ड एंड डज नॉट रिजेंबल एज रेगुलर कोर्ट्स. ठीक है. सबसेक्शन 2 बताता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज़ नॉट सिटिंग. क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज़ नॉट इन सिटिंग. किसी भी बच्चे को जो CCL है, ठीक है, उसे इंडिविजुअली मेंबर के सामने पेश किया जा सकता है भले वो बोर्ड सिटिंग में हो या ना हो. ठीक है. सबसेक्शन 3 बोल रहा है अ बोर्ड में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड
and no order passed by the board shall be invalid by the reason only of the absence of any member during any stage of proceeding. मतलब अ बोर्ड में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि अगर पूरे बोर्ड के सारे मेंबर नहीं है तो क्या कहते हैं कोई ऑर्डर पास नहीं होगा। ऑर्डर पास किया जा सकता है भले ही मतलब एक मेंबर या दो मेंबर करे, ठीक है, लेकिन पास वो ऑर्डर वैलिड माना जाएगा, वो किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं होगा। इनवैलिड बाय रीज़न ओनली एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर, मतलब कोई मेंबर उस बोर्ड में एब्सेंट है, ठीक है, उसके बावजूद बोर्ड ने ऑर्डर दे दिया है कोई किसी तरह का, तो वो ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। लेकिन प्रोविजो इसका प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट टू मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल जज। लेकिन 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 यह प्रोविजो बता रहा है कि जब भी वो बोर्ड ऑर्डर देगा जिसमें भले ही कोई मेंबर हो ना हो, लेकिन मिनिमम दो मेंबर होने चाहिए और उन दो मेंबर्स में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर वैलिड होगा। देखिए पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट टू मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, present at the time of final disposal of the case or in making an order under subsection 3 of section 18। या section 18 के subsection 3 में जब भी कोई ऑर्डर होगा उसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मिनिमम दो लोग होने चाहिए, ठीक है, ये बात बोली है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन इंटरिम और फाइनल डिस्पोजल, किसी भी तरह इंटरिम और फाइनल डिस्पोजल के टाइम पे किसी भी तरह का डिफरेंस होता है ओपिनियन में जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें, तो द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल प्रिवेल, तो मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। हम जानते हैं कि बेंच में मिनिमम 3 लोग होंगे, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे जो जेएमएफसी होंगे और 2 सोशल वर्कर्स होंगे, उन 2 सोशल वर्कर्स में से 1 वुमेन होगी, ठीक है। तो वहाँ पर मिनिमम 2 लोगों के क्या कहते हैं जो मेजॉरिटी होगी, 2 लोग अगर किसी भी जजमेंट या ओपिनियन को दोगे वो प्रिवेल करेगा। बट वेयर देयर इज़ नो सच मेजॉरिटी, यानी 3 लोग हैं, तीनों ही लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शैल प्रिवेल, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जो ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन 8 है पावर्स फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद सेक्शन 9 है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अ मजिस्ट्रेट हु हैज़ नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। अब ये क्या बता रहा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो इस एक्ट में एम्पावर्ड नहीं है उसका क्या प्रोसीजर है, देख लेते हैं। Section 9 procedure to be followed by a magistrate who has not been empowered under this act. Subsection 1 when a magistrate not empowered to exercise the powers of board under this act is of the opinion that the person alleged to have committed the offence and brought before him is a child, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceeding to the board having jurisdiction। जनरली क्या होता है आप जानते हैं कि कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो अगर उसमें एक्यूज्ड किसी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, अब वो मजिस्ट्रेट देखता है इसमें जो एक्यूज़ है वो तो कोई चाइल्ड है, सीसीएल बच्चा है, ठीक है, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज है, तो वो तुरंत वो मजिस्ट्रेट इमीडिएटली रिकॉर्ड सच ओपिनियन फॉरवर्ड द चाइल्ड इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग टू द बोर्ड, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेज देगा जहाँ ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्मली रोज़ाना देखते होंगे कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, पता लग रहा है कि उसमें कोई जो एक्यूज्ड है वो बच्चा है, तो वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट तुरंत फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, फॉरवर्ड द चाइल्ड इमीडिएटली, ठीक है, किसको, बोर्ड को, प्रोसीडिंग्स टू द बोर्ड, ठीक है। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। इन केस अ पर्सन एलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस क्लेम्स बिफोर अ कोर्ट अदर दैन अ बोर्ड दैट द पर्सन इज चाइल्ड or was a child on the date of commission of offense, or if the court itself is of that opinion that the person was child on the date of commission of offense, the said court shall make an inquiry, take such evidence
as may be necessary but not an affidavit to determine the age of such person, and shall record a finding on the matter stating the age of the person as nearly as may be। मतलब किसी दिन कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, कोर्ट के सामने, जनरल कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट्स जो होती हैं, रेगुलर कोर्ट्स, उनके सामने कोई आया, उसने कहा कि जिस दिन ये ऑफेंस कमीशन किया गया था, कमिट हुआ था, उस दिन वो चाइल्ड था, यानी एक्यूज चाइल्ड था, ठीक है। तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, वो इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, एविडेंस लेंगे नेसेसरी जो भी होगा, लेकिन एफिडेविट पे नहीं लेंगे। किस चीज़ का? उसकी एज का, कि जिस दिन उस एक्यूज ने क्राइम किया था उस वक्त वो पर्सन चाइल्ड था, उसके डिटर्मिनेशन ऑफ एज के लिए एविडेंस लेंगे, और फाइंडिंग जो भी होगी उसको रिकॉर्ड करके, जो भी होगा उसकी एज को रिकॉर्ड करके वो बोर्ड के पास भेज देंगे। प्रोवाइडेड देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लेम मे बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट एंड इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। मतलब जो इशू रेज किया गया था कि जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ था उस दिन जो एक्यूज था वो चाइल्ड था, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, even after final disposal of case, and such a claim shall be determined in accordance with the provisions contained in this act। जो भी फिर पता लगेगा कि हाँ कि ऑफेंस कमिट हुआ था, एक्यूज था, एक्यूज एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कमीशन वो चाइल्ड था, फिर जितना भी फाइनल डिस्पोजल या मतलब जितना भी केस चलेगा वो सारा इस एक्ट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। made under thereunder even if the accused has ceased to be a child on or before the date of commencement of this act। ठीक है, मतलब वो पर्सन जो है एज ए चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज अ चाइल्ड on the date of commission of such offense, it shall forward the child to the board for passing appropriate orders, and the sentence, if any, passed by the court shall be deemed to have no effect। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 3? If the court finds that a person has committed an offense and was a child on the date of commission of such offense, मतलब जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ कोर्ट को पता लगा, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस वाज चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमीशन, इट शैल फॉरवर्ड द चाइल्ड टू द बोर्ड। वही मैंने जो आपको पहले बात बताई, फॉर पासिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर। ऑर्डर लिख देगा वो, यानी कौन सा ऑर्डर लिख देगा? लिख देगा कि मैंने एविडेंस लिया है और जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ था वो जो एक्यूज था वो चाइल्ड था, ठीक है, मतलब पास बाय द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव नो इफेक्ट। मतलब उसने और भी अगर कोई कोर्ट ने किसी तरह का ऑफेंस मतलब ऑर्डर पास किया, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बोल रहा बस। सबसेक्शन 4 बोल रहा है, इन केस अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी while the person's claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period in subsection 4 the in case a person under this section is required to be kept in protective custody while the person's claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period in a place of safety। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 4? इन केस अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी, यानी पता लग रहा है कि इस जो एक्यूज्ड है पर्सन है उसको एक प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाए जब तक, वाइल द पर्सनस क्लेम ऑफ बीइंग अ चाइल्ड इन बीइंग इंक्वायर्ड, मतलब जब भी इंक्वायरी जब तक चल रही है, ठीक है। सच पर्सन मे बी प्लेस इन इंटरवीनिंग पीरियड इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, मतलब उस व्यक्ति को जब तक इंक्वायरी चल रही है, जो एक्यूज्ड है, जो क्लेम कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस आई एम अ चाइल्ड, ड्यूरिंग इंक्वायरी ही विल बी प्लेस टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग इंक्वायरी, ठीक है, उस इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा